नमस्कार। कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों के सामने आर्थिक दिक्कतें पेश आईं सिवाय सरकारी मुलाजिमों के, लेकिन सबने आखिर में कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया। कोई मज़दूर था तो वो कोई दूसरा काम करने लगा, और जो किसान वगैरह हैं वो क्योंकि देहाती इलाकों में रहते हैं, उनका खुद का एक मैकेनिज़्म है, तो उनके सामने चाहे आम दिनों में कितनी दिक्कतें रही हों, लेकिन इस संकट के समय में वो उभरने में कामयाब रहे, क्योंकि उनके पास तमाम संसाधन मौजूद हैं ऐसे हालात से लड़ने के लिए। और कुछ ऐसे प्रोफेशन हैं जिनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया, जैसे कि मेडिकल है, डॉक्टर है और तमाम दूसरे। लेकिन एक पेशा ऐसा है जिसे इस दौरान बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वो है वकालत करने वाले लोगों का। उसमें भी ख़ासकर जो अपने राज्यों में ज़िलों में करते हैं, उनके सामने इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई जितना कि जो बड़े शहर हैं, जैसे कि दिल्ली है। दिल्ली में ऐसे वकील जो बाहर से आकर रह रहे हैं, किराए के मकान में रहते हैं, जिनका जो जीने का जो ज़रिया है वो रोज़ वो कुआं खोदने वाला और पानी पीने वाला है, उनके सामने बड़ी परेशानियां आईं। इसमें भी कुछ तो खैर बड़े वकील हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा काफ़ी है। दूसरा उनका कारोबार है, ज़मीन थी दिल्ली में, और दूसरे उनके मकानात और तमाम चीज़ों से किराया आता है। उनके सामने कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका वकीलों का ऐसा है जो अपने रोज़ की जो उनकी आय थी उसी के ऊपर निर्भर था, और क्योंकि उनके पास अपना मकान नहीं था, मकान का किराया देना है और तमाम दूसरे तरह के ख़र्चे देने हैं। और इसमें भी कुछ ऐसे वकील हैं जो वकील हैं भी या नहीं इस बात का भी कुछ पता नहीं चलता है, जो चालान वगैरह की जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। और इन लोगों को ज़्यादा दिक्कतें पेश आईं, क्योंकि ये तो रोज़ खाने और कमाने वाले लोग हैं, और इनका जो है इनकी जो इस प्रोफेशनल स्किल है वो भी काफ़ी हद तक महदूद है। और जो बार एसोसिएशन है, उन बार काउंसिल है, उसने मदद करने की कोशिश की तो वो बहुत कम थी, किसी को दे दिया। ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात थी। और इसमें भी जो वाकई ज़रूरतमंद थे उनको मिला या नहीं मिला, लेकिन जो ज़रूरतमंद नहीं थे उन तमाम लोगों ने इस तरह की जो मदद है वो ली, या यूँ कहें कि हत्या ली। बहरहाल वकीलों के सामने जो आर्थिक दिक्कतें रहती हैं वो हमेशा ही रहती हैं। जैसा कि कहा कि जो बहुत चंद बड़े वकील हैं उन्हें छोड़ दिया जाए, और जो इस तरह के छोटे मोटे काम करते हैं, जो वकालत कम दलाली ज़्यादा करते हैं, उनका भी चलता रहता है। लेकिन जो आम वकील है, जो मेहनत करता है, पढ़ता लिखता है, ईमानदारी से काम करता है, वो भी लंबा वक्त खींचता है, और लेकिन उसकी गुजर बसर चलती रहती है, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत पेश नहीं आती है। सरकार की तरफ से वकीलों को कोई सहूलियत नहीं मिलती है। वकीलों की बहुत पुरानी मांग है कि उनको हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाए और उनको तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएं, आसान शर्तों पे उनको कर्ज़ दिए जाएं, लेकिन वो तमाम बातें जो हैं वो कभी पूरी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि जो बार एसोसिएशन वगैरह हैं, बार काउंसिल हैं, उनका भी जो मकसद है सिर्फ जो उसमें लड़ने वाले लोग होते हैं, जीतने वाले लोग होते हैं, लड़े जीते काम हुआ, वकीलों को पार्टी दे दी, इससे काम हो गया। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि वकीलों की जो समाज में है वो नकारात्मक छवि है, जिसकी झलक हमें उस वक्त देखने के लिए मिली जब दिल्ली पुलिस और वकीलों में झगड़ा हुआ, तो उसमें ज़्यादातर लोगों की जो सहानुभूति थी उन पुलिस वालों के साथ थी जिन्हें वो आम ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन वकीलों के साथ भी उनकी कोई हमदर्दी नहीं थी। दरअसल जो वकीलों की नेगेटिव इमेज होती है, जो एक नेगेटिव पब्लिक परसेप्शन होता है, उसकी जो असल वजह होती है वो वकील होते हैं जो चालान की वकालत करते हैं। क्योंकि जो चालान भुगतने आता है उसे बाद में मालूम चलता है कि वकील को तो पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो जाके खुद खड़ा हो जाता तो अभी उसका काम हो जाता। इसके अलावा जो छोटी मोटी अदालतें हैं, जैसे कि रेवेन्यू कोर्ट है, म्यूटेशन के जो केसेस होते हैं, लेबर कोर्ट है, इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, यहाँ असल बात तो ये है कि वकील जाते हैं, लेकिन जो वकालत का इल्म है उससे ज़्यादा वो किस इल्म का इस्तेमाल करते हैं ये कहने की, सुनने की ज़रूरत नहीं है।
और अगर ये मामले जब बड़ी कोर्ट में जाते हैं तो किसी की ना ये समझ है ना हिम्मत है कि वो खड़ा हो जाए कोर्ट में जाके। बस यही है कि साहब के साथ सेटिंग करके वो मुकदमे को ख़त्म करा देते हैं, और इसमें वो जिस स्किल का इस्तेमाल करते हैं उससे उन्हें कमाई तो हो जाती है, लेकिन वकालत जैसे महान पेशे पर बदनुमा दाग लग जाते हैं। वकीलों के साथ बड़ी दिक्कत है। वकील का हाल जो है वो गांव के ठाकुर की तरह है कि अगर वो भूखा भी मर रहा है तो गांव के लोग समझते हैं कि ठाकुर साहब के पास तो बहुत दौलत है, बहुत सरमाया है, इन्हें क्या ज़रूरत है। और आखिर में होता यह है कि ठाकुर साहब भूख से मर जाते हैं। बाद में मालूम चलता है कि उन्हें वाकई मदद की ज़रूरत थी। और वकीलों के साथ तो खैर तमाम लोग मजाक करते हैं, मखौल करते हैं। नया नया कोई लड़का कोई लड़की वकालत के पेशे में आते हैं, जिनके घर में कोई वकील नहीं है, घर में कोई वकालत के पेशे में नहीं है, उनके साथ आस पास पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, यार दोस्त पूछते हैं कि आपका चैम्बर कौन सा है, जबकि वो बखूबी जानते हैं कि एक वकील को चैम्बर मिलने में 15-20 बरस का वक्त लगता है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने ज़िला अदालतों में अपने गांव देहात कस्बे और ज़िले में देखा नहीं है कि वकील पीपल के पेड़ के नीचे एक पुरानी संदूक लिए बैठा है। उन्होंने खूब देखा होता है, लेकिन यह है कि उनको मज़ा लूटना होता है, क्योंकि वो कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ के आते हैं, 10वीं पास करके भी क्लर्क लग जाते हैं, सिपाही लग जाते हैं और दूसरे पेशों में चले जाते हैं। हम यहाँ साइंस के स्टूडेंट्स की बात नहीं करेंगे, इंजीनियर्स की, उनकी तो एक अलग ही उनका फील्ड है। वो हिंदुस्तान के लिए पढ़ते हैं या अमेरिका के लिए पढ़ते हैं, वो तो बात की बात है। और वकीलों के साथ बहुत सारी बंदिशें हैं। वकील प्रचार नहीं कर सकता अपने पेशे का, वकील कोई दूसरा व्यवसाय नहीं कर सकता। वो अलग बात है कि बहुत करते सारे ही हैं, बहुत सारे। और दूसरी बात यह है कि वकील को अपनी जो डिग्निटी है वो मेंटेन करनी पड़ती है। वकील साहब को जाना है, दफ्तर जाना है, सही से कपड़े पहन कर जाना है, और तमाम चीज़ें हैं। और दूसरी बात यह है कि जो अदालती सुस्ती है, अदालत में भ्रष्टाचार है, तारीख पे तारीख है, तमाम जो बातें हैं, उसका जो दोष है, उसकी जो बुराई है, उसकी जो रुसवाई है, वो वकीलों के हिस्से में आती है, जज के, कोर्ट स्टाफ के और सिस्टम के हिस्से में नहीं आती। और जो क्लाइंट है उसको ऐसा लगता है कि ये जो मामला यूं ही रोज़ मुलतवी होता है, रबर की तरह खिंच रहा है, इसके पीछे जो वकील साहब है उसका हाथ है। कोरोना के इस संकट के पूरी तरह से गुजरने के बाद वकीलों को कई बातों के लिए संघर्ष करना होगा कि उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस मिले, उन्हें कुछ ऐसे सहूलियतें मिलें जिससे कि उनकी और उनके परिवार की ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए। इसके अलावा वकीलों को अपने पीआर पे बहुत काम करना होगा। जो अपने अंदर की जो काली भेड़ें हैं, ब्लैक शीप हैं, उन्हें छांटना, उन्हें अलग करना, और जो समाज में इस पेशे को लेकर ठग, दलाली वाली जो एक धारणा बन गई है, उसे दूर करने के लिए जो काम करना होगा वो वकीलों को ही करना होगा, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आएगा। इसके अलावा जो बार एसोसिएशंस हैं उनको तमाम तरह के तमाशे करने की बजाय, नाच गाने के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने की बजाय, दिवाली और होली और ईद के डिनर ऑर्गेनाइज़ करने की बजाय वकीलों के प्रशिक्षण और उन्हें तमाम तरह की जो उनके साथ तकलीफ़ें हैं, चाहे मानसिक तकलीफ़ें हैं या ये मानसिक तकलीफ़ों के साथ साथ जो शारीरिक तकलीफ़ें हैं, तो उन तमाम चीज़ों से बचाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता, वर्कशॉप और तमाम तरह की जो काउंसलिंग है वो करनी होगी। और वकीलों को जो है वो कानून की जटिलताओं को ख़त्म करने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि जो सिस्टम है वो तो चाहता है कि वो आम जनता को इस जकड़न में फांस कर रख दे। और लेकिन वकीलों के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जनता को इससे बाहर निकाले, और ये उसका फ़र्ज भी है, और इस पेशे की पवित्रता उसे इसके लिए प्रेरित भी करती है। एक जो सबसे विवादित और सबसे परेशानी देने वाला मुद्दा है वो होता है फ़ीस का। क्लाइंट जो होता है वो ठीक है, वकील को फ़ीस देता है, कोई मुफ्त में काम नहीं करता, और मुवक्किल ही जो है वो वकीलों के लिए एक आय का ज़रिया है, और सही मायनों में, क्योंकि अगर वो ईमानदारी से काम करना चाहेगा बिना किसी दलाली और कमीशन के, तो जो क्लाइंट से फ़ीस मिलती है वही उसकी ब्रेड एंड बटर है। लेकिन अब होता यह है कि जब कोई क्लाइंट किसी केस को लेकर अदालत में आता है तो वो आता है और वो एक
किसी वाहन में बैठ के आता है तो वहाँ भी भुगतान करता है, खाने का भी भुगतान करता है और तमाम तरह की जो रिश्वत है वो देने के लिए तैयार रहता है, पुलिस को, एलमत को, रीडर को, पेशकार को। लेकिन जब वकील को पैसा देने का वक्त आता है, ख़ासकर जब कोई नेक्स्ट डेट लग जाती है, तारीख लग जाती है, तो उसे बड़ा ये अजीब लगता है कि मैं इसे क्यों पैसे दूं। फिर दूसरा होता यह है कि जब 2-4-10 मरतबा कोई व्यक्ति अदालत के चक्कर लगाने लगता है तो उसे ऐसा लगता है कि तमाम जो सिस्टम है, तमाम जो प्रक्रिया है, उसे तो वो खुद जानता है, इसलिए वो वकील को पैसे क्यों दे। अब इसे लेकर दो बातें हैं। दूसरी बात तो ये पहले तय हो जाता है कि भाई हम इतनी फ़ीस लेंगे और हम इतनी फ़ीस देंगे। और दूसरी बात है, अगर आपको लगता है कि आपको तमाम तरह की मालूमात है, आप कानून को समझते हैं, तो आप अपनी पैरवी खुद कीजिए। आपको कानून हक़ देता है कि आप अपना मुकदमा खुद लड़ सकते हैं। लेकिन असल बात यह है कि ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। इक्का दुक्का लोग ऐसे होते हैं जो जीनियस होते हैं, जिन्हें ज़रूरत नहीं होती किसी डिग्री की या किसी वकील के सहयोग की। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस तरह के जो हैं वो केसेस लड़ते हैं, जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि सुब्रमण्यम स्वामी वकील नहीं हैं, लेकिन जब किसी केस की पैरवी का कोई मौका आता है तो बड़े बड़े वकील जो हैं उनके सामने पानी भरते हुए नज़र आते हैं। अब हर आदमी तो स्वामी की तरह दानिशमंद नहीं है, या तो आप ऐसी काबिलियत आपके अंदर हो तो अलग बात है, वरना मन महसूस कर या खुश दिल से जैसे भी हो आपको अपना काम तो वकील से कराना होगा। वकीलों के साथ एक दिक्कत ये है कि उनसे मुफ्त में बहुत सलाह ली जाती है। ये बात सही है कि जब कोई वकील केस लड़ता है तो वो फ्री में नहीं लड़ता, फ़ीस लेता है, लेकिन उससे पहले उसे बहुत सारे लोगों को बिना किसी फ़ीस के, बिना किसी शुल्क के राय देनी पड़ती है। और राय का बड़ा अजीब हिसाब है कि आपका जो नेबर है वो भी आपसे पूछेगा, राह चलते लोग, बस में बैठे लोग, कि वकील साहब मेरा ये झगड़ा है, मेरा ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा है, ये डिवोर्स का केस चल रहा है, फलाना चल रहा है। और वकील, इतने सारे कानून होते हैं, तमाम चीज़ें हैं, वो उससे जल्दी मची होती है, उससे अपनी जो है वो अपने मैटर को अटेंड करने जाना है। बराबर में जो बैठा हुआ है, जो को पैसेंजर है, वो पता नहीं कहाँ के सवाल पूछता है। अब कंडक्टर पूछ रहा है कि ये बता दीजिए, और तमाम दूसरे लोग। अब हर वकील के पास तो अपनी खुद की गाड़ी नहीं है कि उसमें वो चला जाए, और ये तमाम चीज़ें। अच्छा, जो क्लाइंट होता है वो भी वकील की जो चमक दमक है, जो बड़ा ऑफिस है और जो मोटी मोटी किताबें लगी होती हैं और बाकायदा चाय कॉफ़ी आ रही है, इसी को देख के उस अंदाज़ा लगाता है कि ये जो वकील है बड़ा काबिल है और ये बड़ा कामयाब वकील है। जबकि उसे इस बात का इल्म नहीं होता कि ये जो मोटी मोटी किताबें रखी होती हैं वकील के दफ्तर में, जो ऑल इंडिया रूलिंग है, तमाम तरह के मैनुअल्स हैं, उसे वकील ने शायद अपनी ज़िंदगी में कभी खोल कर देखा भी नहीं। वो बहुत या तो बहुत निश्चित जो प्रवृत्ति के केस है, नेचर हैं केसेस की, उस पर लड़ते हैं कि कोई डिवोर्स का लड़ता है, कोई सिविल का लड़ता है, कोई क्रिमिनल है, कोई उसको करता है, तो उसके 2-4 बेयर एक्ट्स हैं, कुछ किताबें, कुछ रेफरेंस बुक्स हैं, कुछ कमेंट्रीज़ है, उससे वो पढ़ता है। और वो जो तमाम तरह की जो किताबें रखी होती हैं वो केवल एक शो पीस की तरह उसमें सजाई जाती हैं। लेकिन क्लाइंट जाता है, बड़ा दफ्तर देखता है, रिवॉल्विंग चेयर देखता है, बड़ी सी मेज़ देखता है, और 2-4 इंटर्न, 2-4 जूनियर देखता है, ऑफिस देखता है, तो उसे लगता है कि ये बड़ा वकील है। ये बस ऐसा ही है कि अगर आपको चाय पीनी है तो हो सकता है कि आप आराम से अच्छी जगह 10 रुपये की चाय पी सकते हैं, कुल्हड़ वाली पी सकते हैं, और वही चाय आप जाके 5 स्टार होटल में पियेंगे तो वो 1000-2000 की पड़ेगी। साथ में कुछ स्नैक्स लेंगे तो और जो है वो बढ़ जाएगी कीमत, और आप उस चाय का जो आनंद है वो 10 रुपये में भी ले सकते हैं। तो ऐसे वकील के साथ ये ज़रूरी नहीं है कि जो बड़े दफ्तर में बैठता है वो ज़्यादा बड़ा वकील हो। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर आपको लगता है कि आप सीधे ही बड़े वकील के पास जाएंगे तो आप तैयार हो जाइए मानसिक रूप से कि आपको बड़ी दुकान पर पकवान चाहे मीठा मिले या फीका मिले, लेकिन आपको कीमत तो बड़ी ही अदा करनी होगी। दिल्ली जैसी जगहों पर कई और दिक्कतें पेश आती हैं। जो स्टेट में है उसमें क्या है कि वकीलों का जो है वो क्षेत्र बटा हुआ है,
हम यहाँ पर वो जो लेने देने वाली आए हैं, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, रेवेन्यू कोर्ट और लेबर कोर्ट की बात नहीं करेंगे। हम सिविल और जो क्रिमिनल कोर्ट है उसकी बात करेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम कर रहा है वहीं काम कर रहा है, क्योंकि जो स्टेट की हाई कोर्ट होती हैं या उसकी बेंच होती है वो बहुत दूर होती है, वहाँ पर वही लोग काम करते हैं जो वहाँ पर रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन दिल्ली में दूसरा खेल होता है। जैसे दिल्ली है, वहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी करता है, हाई कोर्ट भी करता है, सुप्रीम कोर्ट भी करता है, और जो बड़े वकील हैं वो छोटी कोर्ट में अपने जूनियर्स को, नए जो लड़के लड़कियां उन्हें भेज देते हैं और वो फ़ीस पूरी वसूल करते हैं। और जो क्लाइंट हैं, ख़ास तौर से जो ज़्यादा फ़ीस देने वाले क्लाइंट हैं, वो बड़ी दुकान पे जाके फ़ीके पकवान के लिए ज़्यादा पैसे दे देते हैं। और जो बेचारे नीचे संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें ऐसा मौका नहीं मिल पाता, और इसलिए बहुत सारे लोग लग जाते हैं ऐसी वकालत में जो चालान की है, तमाम तरह की है, जिसमें उनका रोज़मर्रा का खर्चा चले। दूसरा ये है कि वकीलों के सामने जो पीआर की जो दिक्कत है, उसमें क्या है कि अगर आपने फ़ीस ले ली है तो फिर आप 100-200 रुपये का जो लालच है, लोभ है, वो मत कीजिए। जो आप स्टेशनरी का पैसा, फोटोस्टेट का पैसा होता है, वो उसी से कराते हैं। आप खुद अपने ऑफिस में रखिए। जब जो वकील हैं, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो अलग बात है, या अपनी फ़ीस में इंक्लूड कर दीजिए। अगर आपकी फ़ीस, आप एक पेशी के कुछ पैसे लेते हैं तो उसमें 100-200 रुपये बढ़ा दीजिए। आप बार बार जो कि भाई जाके ये टिकट ले आओ, या कोर्ट फ़ीस के लिए वो ले आओ, या फिर ये यहाँ पे फ़ोटो स्टेट करा लो। जैसा कि बहुत जगह ऐसा होता है कि जो फ़ोटो लगाने होते हैं, कई कोर्ट में ऐसा है कि वो 100 रुपये के 4 फ़ोटो खींचता है, बाहर वो 30 के 20 मिलते हैं। तो तब वो ज़्यादातर मैंने कई मरतबा सुना है कि जो मुवक्किल होता है, क्लाइंट होता है, उसे लगता है कि वकील साहब जो है उसने उस फ़ोटोग्राफ़र से अपना कमीशन बांध रखा है। तो छोटी छोटी बातें जो हैं वो पीआर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर पीआर बेहतर होगा, जनता में छवि बेहतर होगी, वो आगे चलकर फ़ायदा करेगी। धनार्जन वकालत का मकसद नहीं होना चाहिए, और पैसे के लिए जो इस पेशे में आते हैं उन्हें इस बात को सोच लेना चाहिए कि इसमें लंबा संघर्ष है, बशर्ते आपके बाप दादे इस पेशे में ना हों और आपको कोई पीछे से ऐसी बैक ना हो। अगर आप नए हैं तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आप कितनी कोशिश करें, आपके किसी के साथ कितने बेहतर ताल्लुकात क्यों ना हों, वो आप हमेशा आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन ये मानव स्वभाव है, ज़हनियत का खेल है, और इसमें तमाम तरह की जो पृष्ठभूमि है, शैक्षणिक और पारिवारिक, वो तमाम बातें किरदार अदा करती हैं। क्योंकि ऐसी बात नहीं है, हर जगह बहुत सारे लोग बहुत अच्छे होते हैं। जैसे क्योंकि वकालत में भी बहुत जो चंद लोग हैं वही इस पेशे को बदनाम करते हैं, और इस पेशे से जुड़ी जो दिक्कतें हैं वो सर्वविदित हैं, पहले से तमाम लोगों को मालूम है। इसलिए ये तय करना तो उन्हीं लोगों के हाथ में है जो इस पेशे में आते हैं, इस व्यवसाय में आते हैं, कि आएँ ना आएँ। और दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसा है आजकल, क्या है कि 21 साल का, आपने खबर सुनी, 21 साल का लड़का लड़की जज बन गए। अब एलएलबी का इम्तहान, एलएलबी की उन्होंने डिग्री ली, उसके बाद वो बैठे किसी इम्तहान में, पास हो गए, और उसके बाद वो फैसला देने लगते हैं। और एक और नया चलन है, कोई मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, यूपी में पास हो गया तो फिर उसको दिल्ली की जुडिशरी में आना है। और वकालत एक बड़ा ही एक समुद्र की तरह गहरा जो है वो एक प्रोफेशन है। ऐसा नहीं है कि आपने 10-5 हज़ार मल्टी चॉइस क्वेश्चंस रटे और आपने बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, वहाँ के तमाम उसमें बैठे गए, आ गए रिजर्वेशन की वजह से, किसी वजह से, और फिर आप जो है वो बन जाइए न्याय देने वाले न्यायाधीश। और आपकी जो नासमझी है, नातजुर्बेकारी है, उसका ठीकरा कभी आपके सर पर नहीं फूटेगा, वो वकील के सर पर फूटेगा। वकीलों को संघर्ष करना होगा कि वो जो न्याय की गति है उसे तीव्र से तीव्रतर करें, क्योंकि जो सुस्त गति है, जो मंद गति है न्याय की, वो वकीलों को फ़ायदा नहीं करती है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में है। वो फ़ायदा करती है सिस्टम को, वो फ़ायदा करती है अदालती जो स्टाफ है, जो अदालत में अपनी जो मोनोपोली कायम रखने वाले लोग हैं, उनको फ़ायदा करती है, वकीलों को फ़ायदा नहीं करती है। और इसके अलावा जो वकालत के नाम पर सेटिंग का गंदा खेल खेलते हैं और इस पाक पेशे पर जो दाग लगाते हैं, उन तमाम लोगों को दूर किए जाने की ज़रूरत है। और एक बात और कि
जो वकालत है वो सिर्फ़ दीवानी और फौजदारी अदालतों में होती है, और जगह किसी ट्राइब्यूनल में और तमाम जगह इनकम टैक्स, सेल टैक्स, लेबर कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, वहाँ वकीलों की बजाय न्याय मित्र होने चाहिए। जैसे कि आजकल राज्यों में जो है वो शिक्षा मित्र होते हैं, वहाँ पे न्याय मित्र होने चाहिए वहाँ पर, और एक उनकी हद मुकर्रर होनी चाहिए। आप उनके साथ जो है वो जो मेन स्ट्रीम के जो वकील हैं, अगर आप उनके साथ उन्हें कंपेयर करेंगे तो आप एक नाइंसाफ़ी ही करेंगे उनके साथ। दूसरी बात यह है कि हम तमाम वकीलों को इस बात का बड़ा गर्व होता, फ़ख्र होता है कि हम रॉयल प्रोफेशन में हैं। अगर ये प्रोफेशन रॉयल है जैसा कि हम मानते भी हैं, तो हमें इसे असल में रॉयल बनाना भी होगा। और वकील जो है उसे सिर्फ़ अपने मुवक्किल के लिए, इंसाफ के लिए नहीं खड़ा होना होगा, उसे हर गैर बराबरी, अत्याचार और अन्याय के ख़िलाफ़ खड़ा होना होगा। पुलिस प्रशासन सत्ताधारियों के ख़िलाफ़ खड़ा होना होगा, उनकी ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ खड़ा होना होगा। इस देश के तमाम बड़े नेता, तिलक, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, पटेल, राजेंद्र प्रसाद और दूसरे तमाम सैकड़ों नेता वकालत के पेशे में ही रहे हैं। उन्होंने जनता के लिए कदम कदम पर संघर्ष किया है। ये बात सही है कि भूखे भजन ना होए गोपाला, और बहुत बड़ी तादाद जो है वकीलों की वो इस कोरोना संकट से परेशान हैं। लेकिन संकट तो गुजर जाएगा, लेकिन संकट के गुजर जाने के बाद इस बात पर विचार विमर्श और मनन ज़रूर करना होगा कि इस पेशे से जुड़ी जो दिक्कतें हैं उन्हें कैसे दूर किया जाए। पब्लिक के दिमाग में जो वकील की नकारात्मक छवि है उसे सुधारने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसके अलावा आर्थिक स्तर पर एक वकील की ज़िंदगी अगर बहुत ऐश्वर्य के साथ ना बीते तो कम से कम उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी तो सही से कटनी चाहिए। उसके सामने जो इश्यूज़ हैं उसके परिवार की हेल्थ को लेकर, उसकी हेल्थ को लेकर, और तमाम दूसरी जो सहूलियत हैं जो और लोगों को मिलती हैं वो भी उसे मिलनी चाहिए। और इसके लिए तमाम लोगों को संघर्ष करना होगा। बार एसोसिएशन और बार काउंसिल के चुनाव में चंद नेताओं के लिए पैरवी करना, उनके हाथों बहक जाना, इससे काम नहीं चलेगा। सबसे पहले अपना हित देखना होगा, और जो वकील सबको इंसाफ दिलाता है उसे खुद को इंसाफ खुद ही दिलाना होगा। नमस्कार, जय हिंद।